कुछ निवाले खाकर मैंने दवा ली और ऊपर कमरे में चली आई। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। मैं अब कुछ सोचना नहीं चाहती थी, ना किसी को समझाना। एक दर्द था जिसके साथ जीने की आदत मुझे डालनी थी। इस रिश्ते में कुछ सही नहीं था, ना ही कुछ हो सकता था, क्योंकि ये रिश्ता ही एक तरफा था। राघव ने इस रिश्ते को कभी कुछ समझा ही नहीं। उसने बस लोगों को दिखाने के लिए ये शादी की थी और वह दुनिया को दिखा भी रहा था कि वह कितना अच्छा पति है, जबकि सच कुछ और था। दवा के असर से मेरी आंखें मूंदने लगी। बाहर खंबे पर लगे लाइट की रोशनी बालकनी के दरवाजे से सीधा मेरे चेहरे पर आ रही थी। मैंने अपनी बाह अपनी आंखों पर रख ली, जैसा मैं हमेशा किया करती थी। कुछ देर बाद राघव कमरे में आया और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। न मैंने कुछ कहा, ना ही उसने। हमारे बीच अक्सर खामोशियां देखने को मिल जाती थी। अब तो मुझे इन खामोशियों की भी आदत हो चुकी थी। एक ही शहर, एक ही मोहल्ले, एक ही घर और एक ही कमरे में रहते हुए हमारे बीच दीवार थी, दीवार मौन की। मुझे याद ही नहीं है कि शादी के बाद कभी मैंने और राघव ने साथ बैठकर कुछ बात भी की थी। शादी के बाद मेरी उससे जुड़ी कोई अच्छी याद नहीं थी। मेरी आंख लगी ही थी कि राघव ने एकदम से मेरी कलाई पकड़ी और उसे देखते हुए कहने लगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खाली आंखों से उसे देखने लगी। वो चेहरा आज भी उतना ही प्यारा था जितना पहली बार था। मुझे खामोश देखकर वह कहने लगा, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि मेरी वजह से तुम्हारा वजन कम हुआ है और तुम बीमार हो। मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, ये मेरे बीमार होने की वजह से हुआ है, मैंने धीरे से कहा। आज वो रोजाना से शांत था। उसने मेरे सिरहाने बैठते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर तुमने रूम की बातें बाहर करके घर का माहौल खराब कर दिया। अब ये सब तुम्हें ही ठीक करना होगा। इन सब में मेरी क्या गलती है? मुझे अगर परेशानी होगी तो मैं किससे कहने जाऊंगी? सबसे पहले आपसे कहूंगी, लेकिन आपने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। सुनना तो दूर, कभी तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं खुश हूं भी या नहीं। अपने माँ बाप से मैं कुछ कह नहीं सकती, आपके मम्मी पापा से आप कहने नहीं देते, आपकी बहनों से नहीं कह सकती, भैया भाभी से नहीं कह सकती, अपने दोस्तों से नहीं कह सकती। तो फिर मैं किससे कहूँ, किसे बताऊं कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब मुझे कोई सुनने वाला नहीं होता। कहते कहते मेरा गला भर आया। मैं उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया। राघव उठा और बिस्तर पर मेरी तरफ आकर बैठ गया और कहा, चलो उठो, बैठकर बात करते हैं। मैं उठकर बैठ गई। वह मेरे सामने आ बैठा और अपने दोनों हाथों से मेरी बाह थामकर कहने लगा, ठीक है, आज से इस कमरे की जिम्मेदारी मेरी। आज के बाद यहाँ से बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हें पता भी है लोग बाहर तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। तुम सब जगह बदनाम हो चुकी हो, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब बातें खुलेगी तो तुम्हारा पास्ट भी सामने लाया जाएगा कि पास्ट में तुमने क्या किया है, क्या नहीं। मैंने कहा था ना, मैं सही करूंगा तब भी जवाब तुम्हें ही देना है, और गलत करूंगा तब भी जवाब तुम ही दोगी। मेरा क्या है, अगर कोई मुझसे ये सब के बारे में सवाल करेगा तो फिर मैं भी सब बातें बाहर बोलूंगा अपने रिश्ते को लेकर। उससे तुम्हारी और बदनामी होगी। सिर्फ थोड़ी सी इज्जत बची है तुम्हारे घर में। वो जो भाभी है ना, जिसे तुम अच्छा समझती हो, नफरत करती है वो तुमसे। आज कैसे ताना मारा था उन्होंने मुझे, तुम्हें वहीं समझ जाना चाहिए था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये जो कुछ हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी भी है। मैंने हिम्मत करके कहा तो वह मेरी तरफ देखने लगा और गुस्से से दबी आवाज में कहा, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं बताया कि तू कैसी है। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो हुआ है ना वो तुझे ठीक करना है, कैसे भी कर, कुछ भी कर, पर मैं तेरे पर छोड़ता हूं। मुझे कुछ दिन मेरे घर भेज दीजिए। हम कुछ दिन दूर रहेंगे तो शायद हमारी गलतफहमी दूर हो जाए। मैंने कहा, नहीं, राजस्थान तो मैं नहीं भेजूंगा, और जाओगी तो मुझसे पूछ कर जाओगी। दिसंबर में गांव में शादी है, तब चली जाना।
राघव ने बिस्तर से उठते हुए कहा और दूसरी तरफ चला गया। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी और मैंने कहा, मेरे साथ ये सब मत करो, मैं ये सब नहीं सह पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अभी तो तुमने देखा ही क्या है, ये सिर्फ मेरे गुस्से का 10% है, अभी तो और देखना चाहोगी? राघव ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत कोशिश की और आखिरकार मैं कमजोर पड़ ही गई और कहा, नहीं, मुझे नहीं देखना, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं मरोगी, इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा तुम्हें, उसने हंसते हुए कहा। एक वक्त था जब उसकी हंसी मेरे लिए सुकून थी, पर अब यही हंसी मुझे चुभ रही थी। उसे मेरे बहते आंसू नहीं दिखे, मेरा दर्द से तड़पना नहीं दिखा। वह बस देख रहा था मेरी गलती, जो मैंने की ही नहीं थी। गलतियां उसकी थी और सजा मुझे मिल रही थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और करवट बदलकर वापस लेट गई। आंखों से बहते आंसू कनपट्टी से होकर तकिए को भिगाने लगे। राघव मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकता था, लेकिन बार बार उन्हें कुरेद कर बाहर चला जाता। अगली सुबह तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन जिस घर में मैं थी वहां ये बातें मायने नहीं रखती थी। मैं तैयार होकर नीचे चली आई। मम्मी किचन में ही थी। आज दूध वाला नहीं आया था, इसलिए मैंने पूछ लिया, मम्मी दूध नहीं आया आज? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। मैंने फ्रिज में रखा दूध का पैकेट निकाला और चाय बना दी। पापा को चाय देकर मैंने मम्मी के लिए चाय का कप टेबल पर रख दिया, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मंदिर चली गई। सुबह से ही उनका बर्ताव अजीब था। राघव ऑफिस चला गया और पापा भी मार्केट चले गए। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन मम्मी घर नहीं आए। मैंने भाभी को फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि मम्मी उनके घर पर है। मैंने बात करनी चाही तो उन्होंने बात तक नहीं की और कहा वो घर बाद में आएंगे। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो घर नहीं आई। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। शाम में पापा घर आए तो मैंने उनसे आकर कहा, पापा जी, मम्मी जी घर नहीं आए हैं, भाभी के घर ही हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं, वो भी तो घर ही है, जब उसका मन करेगा आ जाएगी, पापा ने कहा। मैं फिर भी उन्हें ले आती हूँ, मैंने कहा और पापा की स्कूटी लेकर भाभी के घर चली आई। मम्मी घर के बाहर गैलरी में बैठी थी। मैंने उनके पास आकर कहा, घर चलिए, आप सुबह से घर नहीं आई। कौन सा घर? मैं तो तेरी वजह से मरने गई थी, वो तो मेरे बेटे ने देखा और मुझे वापस ले आया, उन्होंने नफरत भरे स्वर में कहा। मेरी वजह से क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? आप घर चलिए प्लीज, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू रह उस घर में। तेरी माँ ने कहा मैं तो झूठी हूँ, झूठ बोलती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, तुम संभालो अपना घर, उन्होंने कहा। उनका ये नया तमाशा देखकर मुझे अजीब लगने लगा। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, गलती ना होने के बावजूद माफी मांगी, लेकिन वो घर आने को तैयार नहीं थी। राघव का छोटा भाई वही था। उसने देखा तो कहा, तुम घर जाओ, इन्हें मैं ले आऊंगा। मैं अपनी तरफ से जो कर सकती थी मैंने वो किया, लेकिन वो क्या चाहती थी मैं नहीं जान पाई। मैं वापस घर चली आई। परेशानियां मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैंने पापा और राघव के लिए खाना बनाया और दूसरे काम करने लगी। राघव घर आया तो मैं उसके पास चली आई और कहा, आपकी मम्मी भैया के घर पर है। मैं उन्हें लेने भी गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो शायद हम दोनों की वजह से नाराज है। आप जाकर उन्हें ले आइए ना। खुद ही आ जाएगी, राघव ने रूखे स्वर में कहा और सोफे पर आकर लेट गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चलिए ना, मैं साथ चलती हूँ, उन्हें घर ले आते हैं, मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा। वो भी उनका ही घर है, जब मन होगा तब आ जाएगी, तुम जाओ यहाँ से, राघव ने कहा। मैं उठकर किचन में चली आई और खाना बनाने लगी। खाना बनाते हुए दिमाग में वही सब चलने लगा। क्या राघव में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं थी? मेरे साथ वो जैसा बर्ताव करे ठीक है, पर अपनी माँ के लिए भी ऐसी सोच? मैंने राघव के लिए खाना परोस दिया। पापा ने भी खाना खाया और अपनी दवा लेकर कमरे में चले गए।
उन्हें भी मम्मी के ना आने से कोई परवाह नहीं थी, न राघव को। सब काम खत्म करके मैं हॉल में आई। देखा राघव फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैं आकर हॉल में बैठी तो राघव ने फोन साइड में करते हुए कहा, यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ ऊपर। आप मेरे सामने भी बात कर सकते हैं, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। फोन बड़े जीजाजी का था। राघव उन्हीं से बात कर रहा था और शायद मेरे ही बारे में बात कर रहा था, इसलिए उसे वहां मेरे होने की थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं वहीं बैठी रही तो उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जियाजी बात करना चाहते हैं। मैंने फोन लिया तो वो बिना सर पैर की बात करने लगे। राघव और राघव की फैमिली सिर्फ और सिर्फ मुझे गलत साबित करना चाहते थे, पर अब तक मैं ये समझ चुकी थी और शायद जवाब देना भी। इसलिए जैसे ही मैंने उन्हें 2 बात कही, राघव ने मुझसे फोन छीन लिया और उनसे बात करने के बाद फोन काट दिया। बीती रात के बाद मुझे लगने लगा था कि राघव बदल चुका है, पर मैं गलत थी। मैंने जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की, उसने गुस्से से कहा, कल तेरी माँ आ रही है ना, तो उनके सामने ही बात होगी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं वहां से उठी और ऊपर कमरे में चली आई। राघव वहीं नीचे हॉल में सो गया। मेरी जिंदगी में अब क्या नया मोड़ आने वाला था, ये तो बस महादेव ही जानते थे। अगली शाम मम्मी घर लौट आई, लेकिन मुझसे बात नहीं की। 9 बजे तक मम्मी, भैया और छोटा भाई चले आए। इस घर में सब लोग मिले हुए थे। पापा देर रात तक भैया के साथ रहे और राघव की मम्मी ने मेरी मम्मी का साथ नहीं छोड़ा। उन लोगों ने मुझे अपने घर वालों से बात तक नहीं करने दी। रात 2 बजे मम्मी मेरे पास आई, तब मैंने उनसे और भैया से बात की, उन्हें सब बताया। तुम चिंता मत करो, हम उन्हें समझाएंगे, भैया ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। शादी के बाद मेरा पहला करवा चौथ था। सब भूलकर मैंने राघव के लिए व्रत रखा। भैया और मम्मी राघव से बात करते हुए इससे पहले ही वह ऑफिस चला गया। भैया को पापा अपने साथ बाहर ले गए और राघव की मम्मी मेरी मम्मी को लेकर अपने साथ चली गई। मैं घर की साफ सफाई और दूसरे कामों में लग गई। व्रत की कथा सुननी थी, इसलिए मैंने भाभी को घर बुला लिया। उनके साथ मम्मी और राघव की मम्मी भी चली आई। मम्मी मेरे लिए कपड़े और व्रत का सामान लेकर आई थी। मैंने उनकी लाई साड़ी पहनी और भाभी के साथ मिलकर कथा सुनकर अपना व्रत शुरू किया। मैं अकेले ही सब कर रही थी, लेकिन राघव की मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वे गुस्से में मुंह बनाकर घर में घूमती रही। शाम में मम्मी और भैया को वापस जाना था, इसलिए मैंने उनके लिए खाना बनाया और राघव के साथ उन्हें छोड़ने स्टेशन चली आई। हालांकि राघव मुझे साथ लाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चली आई। उनकी ट्रेन आधा घंटे लेट थी। बस ये एक वक्त था जब मुझे मम्मी से बात करने का मौका मिला, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी देखकर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद वो भाई को मुझे लेने भेज देगी, इस उम्मीद में कि कुछ दिन बाद मैं अपने घर जा सकूंगी। मैंने उन्हें अलविदा कह दिया। वे लोग चले गए। उनके जाने के बाद राघव वहां से चला गया और मैं उसके पीछे चल पड़ी। वह इतनी जल्दी चल रहा था कि मुझे उसके साथ होने के लिए लगभग भागना पड़ रहा था। चलते चलते मैं एकदम से रुक गई और राघव आगे बढ़ गया। उसने पलटकर देखा भी नहीं कि मैं उसके साथ हूं या नहीं। मेरे होने या ना होने से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद मेरे जहन में लिखी मेरी ही किसी कहानी की लाइन आ गई। हम सफर का मतलब होता है बराबरी का हक, एक दूसरे के साथ चलना। लेकिन मेरी असल जिंदगी में ये बात गलत साबित हुई। मैंने तेज कदम बढ़ाए और राघव के पीछे चली आई। उसने गाड़ी निकाली और दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते भर वह चुप रहा और फिर मैंने ही पूछ लिया, आप वापस जाएंगे? हाँ, किसी से पेमेंट लेना है, राघव ने कहा। ठीक है, जाने से पहले 5 मिनट घर रुक जाएंगे, मुझे व्रत खोलना है, उसके बाद आप चले जाइएगा, मैंने कहा। तुम खोल लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी और खाना मैं बाहर ही खाकर आऊंगा, राघव ने कहा। मैंने धीरे से कहा। उस पर हक जताना मैं अब छोड़ चुकी थी। उसने मुझे घर छोड़ा और वापस चला गया। अंदर आकर मैंने अकेले ही अपना व्रत खोला और ईश्वर से उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगकर अंदर चली आई। मैंने पानी पीकर अपना व्रत खोला और फिर किचन साफ करने लगी। बर्तन काफी ज्यादा हो चुके थे, इसलिए बैठकर उन्हें साफ किया।
सब काम खत्म करते करते रात के 11 बज चुके थे। राघव घर आ चुका था। वह किचन की तरफ आया, अपने लिए खाना लिया और खाने लगा। वह शायद बाहर से खाकर नहीं आया था। उसके खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया। ऊपर आकर मैं कमरे में यहाँ वहाँ बिखरा सामान समेटने लगी। कुछ देर बाद राघव चला आया। मैंने सब सामान कबर्ड में रखा। सुबह से काफी थक चुकी थी। आज के दिन मुझे राघव से कोई तोहफा नहीं चाहिए था। मैं बस चाहती थी कि वो मुझसे ठीक से बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने बिस्तर सही किया और अपनी साइड का तकिया लगाकर जैसे ही सोने को हुई, राघव ने कहा, तुम पापा से जरा कम बात किया करो, उन्हें आदत हो जाएगी बोलने की। कल को गांव जाएंगे तो सबके सामने बात करने लगेंगे तुमसे। वो तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, उनकी तो है। राघव की बात सुनकर हैरानी हुई, पर अब तक उससे इस बदसलूकी की आदत मुझे हो चुकी थी। वो कहता था ना कि आदत डाल लो, तो हाँ, मैं आदत डाल चुकी थी। ठीक है, मैं आज के बाद उनसे बात नहीं करूंगी। वो आकर किसी चीज के लिए मुझसे पूछते हैं तो मुझे हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है। मैंने धीरे से कहा, और तुम ना ये मत सोचा करो कि तुम राइटर हो तो तुम्हें सब रानी की तरह ट्रीट करेंगे या सर पर बैठा कर रखेंगे। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। राघव ने एकदम से कहा, और इस बार हैरानी के साथ दुख भी हुआ। मैंने यहाँ आने के बाद ये कभी नहीं दिखाया कि मैं क्या हूँ, और मुझे लगता है जहाँ मेरे काम को कोई समझे नहीं, वहाँ मुझे इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर धीरे से कहा, हालांकि मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। हाँ, तो ये पढ़ाई का जो घमंड है वो तुम अपने तक ही रखो। तुम ये मत समझो कि आई एम समथिंग। मैं जैसा रखूं वैसा रहना पड़ेगा। वैसे रहोगी तो खुश रहोगी, वरना जिंदगी भर परेशान रहोगी। राघव ने अपने मन में भरे जहर को उगलते हुए कहा। मैंने कहा और उठकर कमरे से बाहर चली आई। आज पहली बार उसके साथ बैठने में घुटन महसूस हो रही थी। मेरी नजर आसमान में चमकते चांद पर पड़ी। मैं एकटक उसे देखने लगी। आज मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अफसोस था। अफसोस एक गलत इंसान चुनने का। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 21। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए साकीनामा मेरे साथ।